Morning everyone. Now we discuss about the chapter third of the geography of the class 7. The topic is the changing the earth. इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस चैप्टर में आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में चर्चा हुई थी। इसके अलावा वल्कनिक एक्टिविटी के बारे में चर्चा हुई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्कनोज के बारे में चर्चा हुई थी एंड टाइप्स ऑफ वल्कनो के बारे में हमने चर्चा किया था। इस टॉपिक में हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात है व्हाट इज़ अर्थक्वेक। तो सीधी बात है द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। पृथ्वी की ऊपरी सतह में जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, इसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। दूसरी बात आते हैं कि मेनी फैक्टर्स सच एज वल्कनिक eruption, movement of the lithosphere or even to the bang explosion can the cause of the surface of the earth shake। ना ये पृथ्वी के वाइब्रेशन या अर्थ शेक का क्या कारण हो सकता है। नंबर 1 वल्कनिक eruption की घटनाएं। नंबर 2 द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स हैं, उनका मूवमेंट भी अर्थक्वेक का कारण हो सकता है। और तीसरा जो है बम विस्फोट। पृथ्वी के अंदर अगर बड़ी मात्रा में या बड़े बम का परीक्षण किया जाए तो इस कारण से भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। जिस जगह से पृथ्वी के अंदर या नीचे से जिस जगह से आप कह सकते हो अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, उस जगह को। द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज़ वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और जहाँ से अर्थक्वेक की तरंगे स्टार्ट होती हैं ज़मीन के अंदर ना, उसको हम लोग फोकस कहेंगे। और ये तरंगे ऊपर की ओर उठती जाती हैं ना, और ठीक ऊपर फोकस के ना जहाँ ये तरंगे पृथ्वी की सतह से टकराती हैं उस जगह को हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक स्प्रेड आउट टू द कंसंट्रेटेड वेव फ्रॉम फोकस। फोकस जो ज़मीन के अंदर या नीचे है वहाँ से आप कह सकते हो भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है और वो कंटिन्यू ऊपर की ओर बढ़ती हैं, चलती हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द एन अर्थक्वेक इज़ मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। और सबसे ज़्यादा जो गहनता होती है, इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, वो सबसे ज़्यादा जो है एपिसेंटर के पास होती है। एपिसेंटर फोकस के ठीक ऊपर होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। फोकस जो है ज़मीन के अंदर नीचे या गहराइयों में होता है जहाँ से अर्थक्वेक की जो तरंगे होती हैं वो उत्पत्ति उनकी होती है, और एपिसेंटर जो है फोकस के ठीक ऊपर होता है ना, जहाँ वो ये तरंगे स्ट्रक करती हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो अर्थक्वेक वेव्स जो हैं कई प्रकार की होती हैं अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रेवल। इनकी गति के आधार पर अर्थक्वेक वेव्स क्लासिफाइड इनटू द 3 मेन टाइप्स। अर्थक्वेक वेव्स को हम लोग 3 सेक्टर में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। द प्राइमरी वेव्स और पुश वेव भी कहते हैं, और फर्स्ट टू अराइव एज दे आर द फास्टेस्ट। ये बहुत तीव्र होती हैं और सबसे तेज़ जो है ये पृथ्वी के जो है सतह तक आती हैं। दीज वेव्स यूजुअली ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड। और इन तरंगों की स्पीड जो है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से ये तरंगे चलती हैं। दीज वेव्स कॉज रिलेटिवली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ना, इन तरंगों के द्वारा जो है कंपेयर में बहुत कम जो है डिस्प्लेसमेंट या मतलब डैमेजेस होते हैं। दूसरी आती है सेकेंडरी वेव्स। द सेकेंडरी वेव्स जिसको यस वेव्स कहते हैं, और शेक वेव्स आर टू द नेक्स्ट टू अराइव। ये दूसरे नंबर पे आती हैं आफ्टर प्राइमरी वेव्स के बाद ये सरफेस तक आती हैं। देयर रेट ऑफ मूवमेंट इज लेस दैट ऑफ द प्री वेव्स। दीज वेव्स प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्शन। दे डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड ना। ये जो तरंगे होती हैं इनके द्वारा जो है आप कह सकते हो कि जब ये सरफेस के करीब आती हैं तो इसके कारण पृथ्वी की सतह में अच्छे खासे जो है शेकिंग यानी वाइब्रेशन जैसी कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं। ये तरंगे जो हैं लिक्विड यानी मतलब जो है तरल पदार्थ में इंटर नहीं कर पाती, ये सॉलिड में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और दूसरी बात जो है इनका जो रेट ऑफ मूवमेंट होता है वो लेस होता है कंपेयर में प्राइमरी वेव्स की तुलना में। नंबर 3 आते हैं सरफेस वेव्स। द सरफेस वेव्स
आर द लास्ट टू अराइव एट ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सबसे बाद में आती हैं, पहले प्राइमरी आती है, फिर सेकेंडरी आती है, फिर जो सरफेस वेव्स आती हैं ना, तीसरे नंबर पे आती हैं नियर द सरफेस। दीज वेव्स आर वेरी पावरफुल, ये बहुत ही खतरनाक या बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। एंड कॉज मोस्ट ऑफ द डैमेजेस, अधिकांश जो नुकसान होता है प्रॉपर्टी का, लाइफ का, इन्हीं तरंगों द्वारा होता है। देयर इफेक्ट इज़ नॉट सीन इन द ग्रेट डेप्थ, इनका जो है प्रेजेंस जो है ये आप कह सकते हो कि पृथ्वी के सरफेस के नियर अबाउट ही होता है, मतलब गहराइयों में सरफेस वेव्स आप कह सकते हो कि ना के बराबर होती है, उसका असर कम होता है या ना के बराबर होता है। अब आते हैं मेजरिंग द अर्थक्वेक्स। हम लोग अर्थक्वेक्स को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे उसको या उसकी तीव्रता को नापते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक की गहनता को हम लोग जो है रिक्टर स्केल में नापते हैं, मेज़र करते हैं। द अर्थक्वेक्स ट्रेमर, जो अर्थक्वेक्स के जो कंपन है, आर रिकॉर्डेड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। और जो मशीन होती है जिसमें हम लोग इसकी जो है ट्रेमर या इसके वाइब्रेशन को नापते हैं, उस मशीन को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। द साइंस डेट डील विद द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जिस विज्ञान में हम लोग अर्थक्वेक का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भूकंप विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में सिस्मोलॉजी कहते हैं। एंड द अर्थक्वेक साइंटिस्ट आर कॉल्ड द सिस्मोलॉजिस्ट। और जो वैज्ञानिक अर्थक्वेक की मतलब जो स्टडी करते हैं, जो पड़ताल करते हैं, उनको हम लोग जो है सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं साइंटिस्ट हैं, सिस्मोलॉजी एक विज्ञान है ना, सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है, और रिक्टर स्केल जो है एक पैमाना है जिसमें हम लोग जो है मेज़र करते हैं किसी भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। फर्स्ट पॉइंट, द रिक्टर स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9। रिक्टर स्केल में जो पैमाना होता है रिक्टर स्केल या रिक्टर स्केल, इसमें 0 से 9 तक जो है मार्क बने होते हैं। एन इंक्रीज इन द 1 पॉइंट ऑन द रिक्टर स्केल इंडिकेट एट द फोर्स टू द अर्थक्वेक्स इन द 10 टाइम ग्रेटर दैन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीवियस नंबर ना। इसमें 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ना, ऐसे स्केल में पॉइंट बने होते हैं। तो एक पॉइंट जो है अपने प्रीवियस पॉइंट की तुलना में 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 10 टाइम्स ना, अपनी मतलब जो है पिछली पावर की तुलना में 10 गुना इफेक्टिव होता है। जैसे माने जैसे 8 है तो 8 से 10 गुना जो है ज़्यादा खतरनाक या पावरफुल जो है 9 होगा, 10 टाइम्स। आगे आते हैं, द अर्थक्वेक्स ऑफ द इंटेंसिटी 6 एंड एबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। अगर अर्थक्वेक में रिक्टर स्केल में जो भूकंप 6 या 7 के कैडर को पार कर लेते हैं, या 6 मतलब जो है क्रॉस कर लेंगे, तो आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक जो है डैमेज कंडीशन होता है। जितना वो ज़्यादा होंगे 6 से 7, 8 ना, उतना ही अर्थक्वेक जो है वो ख़तरनाक होता चलाता है। देखिए 6 से अगर कम होता है कोई भूकंप रिक्टर स्केल पे, तो वो ज़्यादा असर उसका डैमेजिंग नहीं दिखता है। लेकिन अगर 6 को क्रॉस कर लिया है तो उसका जो है रिजल्ट जो है वो आप कह सकते हो कि उस क्षेत्र में दिखना स्टार्ट हो जाता है। मोर देन द 10 लाख अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड एवरी ईयर। लगभग 10 लाख अर्थक्वेक्स जो हैं हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड इन रिलेशन टू द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। और आप कह सकते हो कि जो अर्थक्वेक की गहनता है ना, और इसका जो संबंध है ह्यूमन बीइंग पे ना, ये बहुत व्यापक क्षेत्र में देखा जा सकता है। ख़ास तौर पे जो पैसिफिक एरियाज़ में है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में है, या आप कह सकते हो कि मिड अटलांटिक रिज के इलाकों में है, कहीं ना कहीं इसका उनके जीवन बड़ा असर होता है। द स्लो एंड माइल्ड ट्रेमर आर मोर फ्रिक्वेंट एंड जनरली नॉट नोटिस्ड। जो अधिकांश जो कम प्रभावशाली या जो आप कह सकते हो कि जो वाइब्रेशंस होते हैं या जो हल्के भूकंप होते हैं ना, उसको अधिकांश तौर पे ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता है। वायलेंट अर्थक्वेक्स कॉज द सीरियस डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जो अर्थक्वेक्स जो है ख़तरनाक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल होते हैं, जो रिक्टर स्केल में 6 के मेजरमेंट से अधिक होते हैं, इनके द्वारा जो है बहुत नुकसान होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। दे मे कॉज लैंडस्लाइड इन द हिल एरियाज़। इनके द्वारा जो है पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जैसी क्रियाएँ भी हो सकती हैं। क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी को क्रस्ट में दरारें पड़ सकती हैं। ब्रस्टिंग ऑफ रिवर डैम्स ना, आप कह सकते हो कि नदी के मुहाने पे
आप कैसे अवरुद्ध हो जाते हैं, जिस कारण से जो है कंडीशन डैमेजिंग हो सकती है, नदी में बाढ़ आ सकती है ना, या और भी घटनाएँ हो सकती हैं। वही भी है ब्लॉकिंग ऑफ रिवर ना, रेजिंग और लोअरिंग द सी फ्लोर एंड द कोस्टल रीजन। और अगर ये अर्थक्वेक आप कह लो कि समुद्र के इलाकों में आ जाए, समुद्री इलाकों में आ जाए, तो कहीं कहीं लंबी लंबी जो है वेव्स या तरंगें उठ सकती हैं, जो कि बहुत ही मतलब आप कह लो कि हार्मफुल होती है। जैसे सुनामी है, तो सुनामी भी सी वेव्स ही है, तरंगे ही हैं। तो ये पहाड़ी इलाकों में, इसके अलावा जो है ओशनिक या इलाकों में सी रेंज में भी एक्टिव हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेट डैमेजेस ला सकते हैं, ख़ास तौर पे कोस्टल एरियाज़ में या और सब इलाकों में। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक का जो मटेरियल है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। नो पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फ्री फ्रॉम द अर्थक्वेक कहीं पे भी आ सकता है इस पृथ्वी की सतह पे, बट इन सम एरियाज, लेकिन कुछ इलाके हैं अर्थक्वेक्स अकर मोर फ्रिक्वेंटली, जहाँ पे अधिकांश तौर पे या कई बार अर्थक्वेक आते रहते हैं। द मेन अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑन अर्थ आर अंडर द, कुछ अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है या आए दिन या प्रायः आते रहते हैं। नंबर 1 है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक महासागर के, प्रशांत महासागर के चारों ओर का इलाका। द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इंक्लूड्स द कोस्टल मार्जिन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ना, खासतौर पे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया, ये सब इलाके हैं जो कि पैसिफिक ओशन के आसपास के इलाके हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक का आना जाना लगा रहता है। These regions account about 65% of the total earthquake in the of the world। इस इलाके में दुनिया के लगभग 65% अर्थक्वेक्स जो हैं आते हैं। पैसिफिक ओशन के चारों ओर जो कंट्रीज़ हैं या जो इलाके हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट एशिया, इन सब इलाकों में लगभग 65% अर्थक्वेक को आना हर साल होता है। दिस बेल्ट कंसाइड्स विद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ना, इस इलाकों को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। सेकेंड है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इंक्लूड्स द अल्पाइन माउंटेन, इसमें खास तौर पे आपका अल्पाइन माउंटेन है, मेडिटेरियन सी है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका है, एंड हिमालय के रीजन भी आपके इसी में आ जाते हैं। अबाउट 25% ऑफ द सिस्मिक एक्टिविटी इवेंट्स इन दिस एरिया ना, आप कह सकते हो लगभग 25%, 25% जो है भूकंप जो हैं आपके मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में 65% अर्थक्वेक आती हैं। नंबर 3 है मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये तीसरी बेल्ट है। करें कि द मिड अटलांटिक रिज बेल्ट इंक्लूड द मिड अटलांटिक रिज एंड द एडजॉइनिंग द आइलैंड। जो मिड अटलांटिक रिज है उसके आसपास जो आपका लोग द्वीप है, द्वीपीय इलाके, वहाँ पे आते हैं। इट रिक्वायर्स मॉडरेट अर्थक्वेक्स विच आर काज्ड ड्यू टू द मूविंग ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ना, यहाँ पे हल्के मतलब प्रकार के मतलब जो है भूकंप आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तीव्र घनता वाले भूकंप नहीं आते हैं। और इनके आने का जो इस इलाके में मेन मुख्य कारण है वो लिथोस्फीयर प्लेट का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना बताया गया है, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होने का कारण बताया गया है। और यहाँ माइल्ड अर्थक्वेक्स आते हैं मिड अटलांटिक रिज बेल्ट में, और उसके आसपास जो आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे। द अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया इज़ मेनली, भारत में जो अर्थक्वेक बेल्ट है ख़ास तौर पे कन्फाइंड टू द हिमालयन रीजन के आसपास, एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, और गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के इलाकों में जो घाटियाँ है वहाँ पे। अबाउट 2/3 ऑफ द इंडिया अर्थक्वेक इज़ प्रोन in the last 50 years. Earthquake tremors have been experienced even in the Deccan Plateau, which was considered relatively safe to the free from the earthquakes ना। इसके अलावा जो है 2/3 जो अर्थक्वेक्स मतलब जो है इलाके हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप देखें तो जो कि सबसे सेफ एंड सिक्योर इलाका भारत में था वो है डेक्कन प्लेटू। वहाँ पे साइंटिस्ट कहते थे कि ज़िंदगी में कभी भूकंप नहीं आएगा, लेकिन आपने देखा कि भुज जो गुजरात में जो भूकंप आया था, इसने साइंटिस्ट को भी फेल कर दिया कि आखिर ये सबसे सेफ एंड सिक्योर इलाका था, प्योर स्टेबल इलाका है, यहाँ पे भूकंप कैसे आ गया ना। तो एक्चुअली में भूकंप जो है ख़ास तौर पे आपके हिमालयन रेंज में है ना। इसके अलावा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली रेंज में है अधिकांश, यहाँ पे 2/3 के नियर अबाउट जो है अर्थक्वेक्स आते हैं। अमूमन डेक्कन प्लेटू सेफ एंड सिक्योर माना जाता था, लेकिन जो
आपका गुजरात में जो भुज का जो भूकंप आया ना, इसने साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं सोचने मजबूर कर दिया, क्योंकि ये रीजन जो था बहुत ही सेफ एंड सिक्योर माना जाता था। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू द 5 अर्थक्वेक जोन। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 5 क्षेत्रों में इसको बांटा है, अर्थक्वेक जोन को। मतलब जो है आपके ये मैप में बना भी हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 ना। आगे आती है केस स्टडी में भुज अर्थक्वेक को देखते हैं। 2001 में आया था। इस सेवर अर्थक्वेक स्ट्रक द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात के कच्छ इलाके में 2001 में सुबह 8:45 पे 26 जनवरी 2000 को एक भूकंप आया था। इट लास्टेड ऑलमोस्ट ए मिनट। ये कुछ ही मिनटों में इसने ग्रेट डैमेजेस किया। तो सीधी बात है, 26 जनवरी 2001 को आया था। कहाँ आया था? गुजरात में आया था ना। कब आया था? 8:45 पे आया था। और इसने जो है कुछ ही मिनटों में बहुत ग्रेट तबाही मचाई। ड्यू टू द अर्थक्वेक कारण हाई राइज बिल्डिंग कोलैप्स्ड। ऊंची बिल्डिंगें जो हैं गिर गई, टूट गई। कम्युनिकेशन एंड पावर लाइन्स वेयर कम्प्लीटली डिस्टर्ब। आप कह सकते हो कि बिजली और जो संचार के साधन थे पूरी तरह से टूट गए, उखड़ गए। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज थ्रोन आउट ऑफ ग्रेयर एंड द सेटलमेंट्स बिकेम द हीप ऑफ डेब्रीज। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे वो पूरी तरह से बाधित हो गए। इतना ही नहीं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी ना, वो ढेर के रूप में और अवसाद के रूप में सड़कों पे देखी जा सकती थी, टूटी फूटी अवस्था में। द एपिसेंटर वाज नियर द टाउन ऑफ भुज। इसका जो एपिसेंटर था वो भुज था। द इंटेंसिटी ऑफ दिस अर्थक्वेक वाज मेजर्ड एट 8.1। जो रिक्टर स्केल में इसकी जो गहनता थी वो 8.1 थी। आपको बताया गया था अगर 6 से अधिक होता है कोई भूकंप तो वो नुकसानदायक होता है। यहाँ तो 8.1 था, यानी ये बहुत बड़ा भूकंप था रिक्टर स्केल पे। और तो सीधी बात है, इसने बहुत ही ग्रेट डैमेजेस या तबाही मचाई, जिसको कि इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने मेज़र किया। अबाउट 50,000 पीपल्स वेयर किल्ड। 50,000 से अधिक लोग मारे गए। मोर देन द 5 lakhs वेयर एडवर्सली अफेक्टेड। लगभग 5 लाख लोग इससे प्रभावित थे, इस भूकंप से। देयर वाज ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन द भुज, राजकोट एंड अहमदाबाद। इसका असर जो है 3-4 जिलों में देखा जा सकता है, ख़ास तौर पे गुजरात के भुज, राजकोट और अहमदाबाद में इसका असर दिखा ना। इन इलाकों में बहुत से लोग प्रभावित थे इस अर्थक्वेक के थ्रू। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ इंडियन ओशन एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। तो करें कि इसमें सी फ्लोर जो है समुद्र की जो सतह है उसका फैलना, इसका एक मेन कारण बताया गया था, जो कि 5 सेंटीमीटर जो है पर ईयर के हिसाब से मूवमेंट हो रहा था। ग्रेजुअल नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। इसका दूसरा कारण बताया गया कि जो इंडियन प्लेट है उसका उत्तरी छोर की ओर भी खिसकना, जो है उत्तर की ओर मूवमेंट होना भी इसका बताया गया था। देखिए, आप बताया गया था ये सब घटनाएं पृथ्वी के इंटरनल ना, जिसको इंडोजेंटिक फोर्स बताया गया था, इंडोजेंटिक फोर्स के थ्रू होती है। प्लेटों का मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं जो है बता रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट था, उत्तर पश्चिम की तरफ जो इंडियन प्लेट था उनकी गति का होना भी इसका कारण बताया गया था। द रिएक्टिवेटेड फॉल्ट्स बिलो द सरफेस इन द कच्छ रीजन ना। और सीधी बात है, जब प्लेट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव की तो जो फॉल्ट आया सरफेस के अंदर ना, ये कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि इसका जो है ओरिजिन का एक मेन कारण हो सकता है, इसकी उत्पत्ति का एक मेन कारण हो सकता है। तो आपको बताया गया कि जो है भूकंप के मतलब जो है जो गुजरात में आए या भूकंप जो कहीं पे भी आते हैं तो क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पूरा जो है अगर मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो मॉडर्न थ्योरी यही है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स में निर्भर है, डिपेंड है, स्थिर, मतलब आप कह सकते हो कि निर्भर है, मतलब जो है। और इन प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है। प्लेट्स में मूवमेंट जो है अगर आप देखें तो 3 तरह से होता है ना। नंबर 1 कंप्रेशन, डाइवर्जन ना, और जो है कोलैप्स, जिसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं ना। 3 तरह से है, तो आपको इसमें भी तो यहाँ नहीं पढ़ना है। आप ये जानिए कि प्लेटों के मूवमेंट के कारण ही ना, जैसे मान लीजिए कि प्लेट जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव हुई, सी फ्लोर स्प्रेड हुआ
ना, जिसके कारण जो है फॉल्ट का जनरेशन हुआ और इसके कारण अर्थक्वेक की तरंगें निकली और इसका जो मेन एपिसेंटर था ना, वो आप कह सकते हो भुज था, जिसने जो है बहुत ग्रेट डैमेजेस किया। इसको रिक्टर स्केल पे 8.1 इंटेंसिटी का नापा गया। ये अर्थक्वेक जो है 26 जुलाई 2001 को आया था, सुबह 8:45 पे आया था ना, जिसने जो है भुज, गुजरात और राजकोट ज़िलों में बहुत ही तबाही या बहुत ही डैमेजेस मचाई। इससे देश या गुजरात के ना लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत डैमेजेस हुआ। तो आपने ये देखा कि ये सभी चीज़ें, चाहे वो वोल्केनिक एक्टिविटी हो, चाहे ये अर्थक्वेक्स हो, इसका जो संबंध होता है ये इंडोजेंटिक फोर्स के कारण होता है। इंडोजेंटिक फोर्स का मूवमेंट जो है सडन भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, लेकिन इससे जो है ग्रेट डैमेजेस होती है ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन काइंड के लिए। ओके, इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं। डेट्स ऑल।